आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सभी ने देख लिया होगा। और मौर्य काल में भी, मौर्य साम्राज्य में भी सर्वप्रथम हम मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा कर ली है, और जो भी अन्य नाम आए हैं जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा नहीं की, उनका हम वर्णन, जहाँ भी उन्होंने जो अपनी बात लिखी है, बात कही है, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के बाद अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो आइए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में दूसरा पार्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से हम अभिलेखों की बात करेंगे। अशोक के जो अभिलेख हैं उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले देखिए, कुछ अभिलेख ताम्रपत्र लेख हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में एक है आपका सोहगोरा ताम्रपत्र लेख। देखिए दोस्तों, एक ताम्रपत्र लेख है जिसका नाम है सोहगोरा ताम्रपत्र लेख, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये जो सोहगोरा ताम्रपत्र लेख है, इसकी लिपि है ब्राह्मी, और इसकी भाषा है प्राकृत। लिपि है ब्राह्मी और भाषा है इसकी प्राकृत। अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल के समय किए गए राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल राहत के दौरान किए गए कार्य, अनाज वगैरह का जो दान दिया गया, लोगों को अनाज दिया गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि हम आगे भी अध्ययन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चले जाते हैं। तो एक तो इस सोहगोरा ताम्रपत्र लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। एक ही लाइन है जिसके माध्यम से हम क्लियर कर सकते हैं, ये अशोक के अभिलेखों से पहले के हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अभिलेख या शिलालेख की जो परंपरा है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही शुरू की गई थी। वास्तविक रूप से शिलालेख या अभिलेखों की परंपरा किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। तो लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल के समय किए गए राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार नंबर 2, महास्थान अभिलेख। एक अभिलेख है दोस्तों, महास्थान अभिलेख, और इसका संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश, बागुड़ा जिला, बांग्लादेश के बागुड़ा जिला से प्राप्त हुआ है। और इसकी भी वही विशेषताएं हैं। इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा कौन सी है इसकी?
प्राकृत, और ये जो महास्थान है, महास्थान की चर्चा पुंड्र नगर के रूप में की जाती है। पुंड्र नगर के रूप में महास्थान की चर्चा है। और इससे भी हमें क्या जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल के दौरान किए गए राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। तो दो हो गए, सोहगरा ताम्रपत्र लेख, एक है महास्थान। इन दोनों का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से। इन दोनों का संबंध दोस्तों किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से। एक जैसे हम अभिलेख की बात करें, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, लेकिन इसका अध्ययन हम अलग से करेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलेगी। सुदर्शन झील के बारे में 150 AD का है, ये बाद की बात है। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे तो वहाँ जूनागढ़ अभिलेख की अलग से चर्चा करेंगे। तो ये दो प्रारंभिक एक तो ताम्रपत्र लेख है और एक महास्थान अभिलेख है। ताम्रपत्र लेख सोहगरा, इसका संबंध कहाँ से है, गोरखपुर से, और महास्थान का संबंध कहाँ से है, बांग्लादेश से, और इसमें पुंड्र नगर की चर्चा है। तो इस महास्थान को क्या कहा गया, पुंड्र नगर। और इन दोनों में ही अकाल राहत के दौरान अकाल के दौरान जो राहत कार्य किए गए थे उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा अशोक के अभिलेख। तो उसके बाद अशोक के अभिलेखों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, इसे समझिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। अशोक के अभिलेख, इसको देखिए। एक तो भारत में अभिलेखों की परंपरा सम्राट अशोक द्वारा ही शुरू की गई। सम्राट अशोक द्वारा शुरू की गई। ये पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। ये प्रथम भारतीय शासक थे। प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। राजकीय आदेश लिखवाए। राजकीय आदेश लिखवाए। अशोक ने अभिलेखों में राजकीय आदेश लिखवाए। इसी प्रकार अशोक ने ईरान के शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाने शुरू किए, ऐसा माना जाता है। तो ईरान के शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर
अशोक ने अभिलेख लिखवाए। ऐसा माना जाता है कि ये दारा प्रथम जो ईरान का शासक था उससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो भारत में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए गए थे? अशोक के द्वारा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से मिलता है, वो आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात देखिए, ये जो आपके अभिलेख हैं, अभिलेख तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है अभिलेखों को। एक तो आएंगे इसमें शिलालेख, एक आते हैं स्तंभलेख, और एक है आपका गुहालेख। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में भी आपके 2 प्रकार के आएंगे, एक तो वृद्ध शिलालेख और एक आएंगे लघु शिलालेख। स्तंभलेखों में भी वृद्ध स्तंभलेख और एक आएंगे आपके लघु स्तंभलेख और एक है आपका गुहालेख। तो ये जो अभिलेख है, अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख को क्या कहा गया है? अभिलेख कहा गया है। भारत में अभिलेख की जो परंपरा है वो मुख्य रूप से सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई थी। अब हम अशोक के अभिलेखों से संबंधित जो पहले सामान्य जानकारियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे, फिर डिटेल से कौन कौन से शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है उनका अध्ययन करना है। तो जैसे नोट डालकर हम 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। नोट नंबर 1, (1750 ईस्वी में टिपेंथलर ने 1750 ईस्वी में टिपेंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की। अशोक के शिलालेख, अभिलेख, इनके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले, सबसे पहले खोज कब की गई? 1750 में। और किसके द्वारा? टिपेंथलर के द्वारा। और इसके द्वारा खोजा गया पहला अभिलेख कौन सा है? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो सबसे पहले खोजा गया अशोक का अभिलेख कौन सा है? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, 1750 में। किसके द्वारा? टिपेंथलर के द्वारा। नंबर 2 यदि बात करें, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अभिलेखों अथवा शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेख या शिलालेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1837। और सबसे पहले खोज करने वाला कौन था? टिपेंथलर 1750। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ? दिल्ली। स्थान की बात करें तो दिल्ली। तो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, इसकी खोज की। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की शिलालेख अभिलेखों को पढ़ा और इसके द्वारा पढ़ाया गया पहला अभिलेख या स्तंभलेख कौन सा है? देखिए, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख।
सबसे पहले किसे पढ़ा गया था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। सबसे पहले खोज किसकी हुई? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो सबसे पहले खोज करने वाला टिपेंथलर 1750, सबसे पहले पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप 1837। और भारत में शिलालेखों की जो परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू की गई? अशोक के द्वारा। राजकीय आदेश लिखवाए गए, अपनी प्रजा को संबोधित किया गया। ये भारत का पहला शासक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ईरान के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख या शिलालेख हैं उनकी भाषा क्या है? भाषा क्या है? प्राकृत या अर्ध मगधी। देखिए छोटे छोटे बिंदुओं पे चर्चा करते हैं अपन। भाषा कौन सी है? प्राकृत। और हम लिपियों पे चर्चा करें, कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, ग्रीक को हम यूनानी भी बोल सकते हैं, और एक है अरेमाइक, एक है आपकी अरेमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या यूनानी और अरेमाइक ये लिपियां हैं। भाषा कौन सी है? प्राकृत। इसके पश्चात देखिए अशोक के शिलालेखों अभिलेखों के लेखक का नाम मिलता है चापड़ अथवा चपड़। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों का लेखक कौन मिलता है? चापड़ या चपड़। तो इसके द्वारा लिखे गए। इसके पश्चात यदि हम बात करें डॉक्टर भंडारकर, एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा है, शिलालेखों के आधार पर लिखा है। शिलालेखों के आधार पर लिखा। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर भंडारकर एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों अथवा शिलालेखों के आधार पर ही लिखा है। तो भाषा कौन सी है? प्राकृत। लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, यूनानी। सर्वाधिक अभिलेख अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं, ध्यान रखना है। सर्वाधिक अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों। खरोष्टी लिपि के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि के उदाहरण हैं आपके साहेबाजगढ़ी और मानसेहरा। साहेबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। हम आगे अध्ययन करेंगे। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों कौन सी लिपि में हैं? खरोष्टी लिपि में। इसके बाद अरेमाइक लिपि, इसका प्रमुख उदाहरण है
लघुमान या लंपक, लघुमान अथवा लंपक, और ये कहाँ से मिला है हमें? अफ़गानिस्तान से। और ये दोनों कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। ये दोनों पाकिस्तान से हैं। लघुमान और लंपक कहाँ से हैं? अफ़गानिस्तान से। इसके पश्चात देखिए, द्विभाषिक लिपि। द्विभाषिक लिपि का प्रयोग मिलता है सर-ए-कुना, सर-ए-कुना, और ये लेख हमें कहाँ से मिला है? कंधार से। ये लेख कहाँ से मिला है? कंधार से। तो इसमें द्विभाषिक लिपि की बात करें, द्विभाषिक लिपि कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो है ग्रीक व अरेमाइक, ग्रीक और अरेमाइक। तो एक बार पुनः देखिए, अशोक के जो विलेख हैं भाषा क्या है? प्राकृत। लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या यूनानी और अरेमाइक। सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। लेखक चापड़ या चपड़। डॉक्टर भंडारकर एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों या शिलालेखों के आधार पर लिखा। खरोष्टी लिपि के कौन कौन से प्रमुख शिलालेख हैं? शाहबाज गढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान, लघुमान या लंपक अफगानिस्तान से मिला है, अरेमाइक लिपि में है। द्विभाषिक लिपि का प्रयोग सर-ए-कुना जो कंधार से मिला है, और ये ग्रीक तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा हुआ है, ग्रीक तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा एर्रागुडी जो आंध्र प्रदेश से मिला है। एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश। और ये कौन कौन सी लिपियों में लिखा गया है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखा गया है। ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। शाहबाजगढ़ी मानसेहरा, खरोष्ठी लिपि, लघुमान, लंपक, अरेमाइक, सर-ए-कुना, द्विभाषिक, ग्रीक, अरेमाइक, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। कुछ लघु शिलालेख है जिनमें अशोक का नाम मिलता है। देखिए, लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नाम मिलता है। कुछ लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, मास्की, गुजरा, नेटूर, उद्गोलम। मास्की, गुजरा, नेटूर, उद्गलम, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसी प्रकार 1915 में नोट 1915 में बीडन महोदय ने मास्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम पढ़ा था। 1915 में बीडन महोदय ने कौन से शिलालेख में? मास्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम पढ़ा था। तो ये जो 4 शिलालेख हैं, 4 ये ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है। तो एक सामान्य परिचय हो गया
ये अशोक के अभिलेखों से संबंधित सामान्य परिचय है। अब हम इसके जो वृद्ध शिलालेख हैं उन पे चर्चा करेंगे, लघु शिलालेख हैं उन पे चर्चा करेंगे, वृद्ध स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख, इनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख, उसके बाद स्तंभलेख, उसके बाद गुहालेख, तीनों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करें शिलालेख। अशोक के शिलालेख, और शिलालेखों में भी सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्ध शिलालेख। अशोक के वृद्ध शिलालेख, देखो ये जो वृद्ध शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी है? 14। और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? वो आपका उत्तर 8। तो संख्या तो कितनी है? 14। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। तो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पहले हम उनका उल्लेख करते हैं। और ये जो संख्या 14 है, तो 14 कौन कौन सी बातें हैं, पहले में क्या किसकी जानकारी मिलती है, दूसरे में क्या उल्लेख है, तीसरे में कौन सा आदेश है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वृद्ध शिलालेख संख्या कितनी है इनकी? 14। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8। यानी प्रत्येक शिलालेख पर 14 घोषणाएं मिलेंगी। प्रत्येक जो शिलालेख है उस पर क्या है? 14 घोषणाएं। इसे राजाज्ञा या घोषणाएं, शासन के आदेश, 14 राजाज्ञाएं अथवा शासन के आदेश मिलेंगे। ये हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से इसके वृद्ध शिलालेख मिले हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 1 पे है साहेबाजगढ़ी। और ये साहेबाजगढ़ी हमें कहाँ से मिला है? पेशावर, पाकिस्तान। साहबाजगढ़ी जो वृद्ध शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? पेशावर, पाकिस्तान से। इसके बाद मानसेहरा, और ये कहाँ से मिला है? हजारा, पाकिस्तान। हजारा, पाकिस्तान। इसके पश्चात नंबर 3 कालसी। ये कहाँ से मिला है? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून, उत्तराखंड। इसके बाद है गिरनार। गिरनार, ये कहाँ से मिला है? जूनागढ़, गुजरात। जूनागढ़, गुजरात। जूनागढ़, गुजरात। इसके बाद सोपारा। सोपारा, ये थाने, महाराष्ट्र से। ये कहाँ से मिला है? थाने, महाराष्ट्र से। इसके बाद है धौली। धौली, ये कहाँ से मिला है? पुरी, उड़ीसा। पुरी, उड़ीसा से। नंबर 7 है आपका जोगढ़। ये कहाँ से मिला है? ये भी उड़ीसा, गंजाम, उड़ीसा से। गंजाम, उड़ीसा। और एक है एर्रागुडी।
एर्रागुडी। और दोस्तों ये कहाँ से मिला है हमें? कुर्नूल आंध्र प्रदेश, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तो संख्या कितनी है? 14, यानी प्रत्येक शिलालेख पर 14 राजज्ञ या शासन के आदेश मिलेंगे। धौली और जोगढ़ को छोड़कर, धौली और जोगढ़ को छोड़कर उन के बारे में भी हमें चर्चा करनी है, वो अलग मुद्दा है। तो शाहबाजगढ़ी कहाँ? पेशावर पाकिस्तान। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान। कालसी देहरादून उत्तराखंड। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। सोपारा थाने महाराष्ट्र। धौली पुरी उड़ीसा। जोगढ़ गंजाम उड़ीसा। और एर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, एर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे धौली और जोगढ़ की। नोट धौली व जोगढ़ शिलालेखों में, धौली व जोगढ़ शिलालेखों में 11, 12 व 13वें नंबर के लेख नहीं हैं। 11, 12 व 13वें नंबर के लेख नहीं हैं। यानी क्लियर हो गया? प्रत्येक जो शिलालेख है उस पर कितनी राजज्ञाएं लिखी हुई हैं? 14 राजज्ञाएं लिखी हुई। कौन कौन सी लिखी हुई हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। धौली व जोगढ़ जो शिलालेख हैं, देखिए ये रहा आपका एक धौली और एक जोगढ़ जो उड़ीसा से मिला है। इन पर 11, 12 व 13वें नंबर के जो लेख हैं, बाकी सब शिलालेखों पर हैं, लेकिन इन पर 11, 12 व 13 नंबर के लेख नहीं मिलते। इनके स्थान पर, इनकी जगह पर दो पृथक लेख मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। इनके स्थान पर यानी 11, 12, 13 नंबर के लेख नहीं है, तो इनकी जगह या इनके स्थान पर दो पृथक लेख मिलते हैं, जिन्हें पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। तो कितने पृथक कलिंग अभिलेख मिलेंगे हमें? 2। तो 2 पृथक लेख मिले हैं जिन्हें पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक सामान्य चर्चा है वृद्ध शिलालेखों की। संख्या कितनी है? 14, यानी प्रत्येक शिलालेख पर 14 राजज्ञाएं या घोषणाएं लिखी हुई हैं, 14 राजज्ञाएं। लेकिन धौली जोगढ़ में 11, 12 व 13 नंबर के लेख नहीं हैं। इनकी जगह पर 2 पृथक लेख मिलते हैं जिन्हें पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। तो ये 8 स्थानों से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगढ़ और एर्रागुडी। अब ये जो 14 घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं जो प्रत्येक शिलालेख पर खुदी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख देखिए इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। समाज में होने वाले
उत्सवों का निषेध, समाज में होने वाले उत्सवों का निषेध, इसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जीव हत्या पर रोक अर्थात अहिंसा की नीति, जीव हत्या पर रोक। अशोक कहता है कि पहले पाकशालाओं में हजारों जानवर मारे जाते थे। जैसे अशोक ने लिखा है, अशोक कहता है, अशोक ने इसमें क्या लिखवाया है, देखिए अशोक कहता है पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे। पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे। इस समय केवल 3 जानवर ही मारे जा रहे हैं, 3 जानवर ही मारे जा रहे हैं और इन 3 में 2 मोर और 1 हिरण। दो मोर और 1 हिरण। एक तो समाज में होने वाले उत्सवों का निषेध किया गया, जीव हत्या पर रोक यानी अहिंसा। अब अशोक कहता है कि पहले जो पाकशाला थी इसमें हजारों जानवर मारे जाते थे, इस समय केवल 3 जानवर ही मारे जा रहे हैं। इस समय केवल कितने जानवर हैं? 3, जिनमें 2 मोर और 1 हिरण। भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। तो ये पहले शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करें दूसरा शिलालेख। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, देखिए दोस्तों। एक तो इसमें सीमांत राज्यों की चर्चा है, सीमांत राज्यों की जानकारी मिलती है। और ये सीमांत राज्य कौन कौन से हैं, देखिए चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और सत्यपुत्र, याद रखना है। इसमें एक तो सीमांत राज्यों की जानकारी मिलती है। दूसरा जो शिलालेख है, पहला शिलालेख समाज में होने वाले उत्सवों का निषेध, जीव हत्या पर रोक, ये मैंने क्लियर करवा दिया आपको। दूसरा जो शिलालेख है इसमें सीमांत राज्यों की जानकारी है, चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र। इसी प्रकार देखिए इसी में दूसरे की बात करें अपन, यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है, यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार इसी की बात करें अपन, दूसरे की बात करें, जैसे इसको आप यहाँ बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये पहला हो जाएगा। हम इसी की बात कर रहे हैं, नंबर 2 की बात कर रहे हैं दूसरे शिलालेख की। मनुष्यों तथा पशुओं के लिए, मनुष्यों व पशुओं के लिए
औषधियाँ उपलब्ध करवाना, औषधियाँ उगाना, औषधियाँ उगाना। तो मनुष्यों एवं पशुओं के लिए, मनुष्यों व पशुओं के लिए औषधियाँ उपलब्ध करवाना और औषधियाँ लगाना, इसका उल्लेख मिलता है। हम इसी की बात करें दूसरे की, तो एक बिंदु और नोट कर लेते हैं, कल्याणकारी कार्य करवाना, कल्याणकारी कार्यों की जानकारी, जैसे छायादार पेड़ लगाना, तालाब बनवाना, तालाब बनवाना। तो इन सभी की जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलती है? दूसरे शिलालेख से। तीसरे शिलालेख से युक्त राजुक प्रादेशिकों को प्रति 5 वर्ष राज्य का दौरा करने के आदेशों की जानकारी मिलती है। माता पिता की सेवा करने के बारे में जानकारी मिलती है। अल्प व्यय के बारे में जानकारी मिलती है, वो तीसरे शिलालेख में मिलती है। तो प्रथम और द्वितीय ये दोनों आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में सभी में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।